नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। 4 दिन का लंदन दौरा पूरा करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ के निवेश पर सफलता मिली। कहा, लंदन में कयान जेट समूह के साथ 4500 करोड़, पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। 1000 करोड़ रुपए का ऊषा ब्रैको के साथ, 2000 करोड़ रुपए का आगर ग्रुप के साथ और फिरा बार्सिलोना के साथ 1000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। इसके साथ ही दूसरी अन्य कंपनियों के साथ भी 1500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो 4 दिवसीय लंदन दौरे पर थे पुष्कर सिंह धामी और अब लौट चुके हैं वो वापस से भारत। के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। 2 महीने बाद देहरादून में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राज्य के बाहर इन्वेस्टर से बातचीत हो रही है तो राज्य के भीतर निवेशकों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 दिन के लंदन दौरे में हुए 12,500 करोड़ के करार से सरकार खासी उत्साहित है। उत्तराखंड में दिसंबर में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही दिल्ली में हुए कर्टन रेजर से लंदन दौरे पर करीब 1 महीने में सरकार 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स की ग्राउंडिंग कर चुकी है। खास बात यह है कि निवेश का ये करार सरकार ने राज्य की जरूरतों के मुताबिक किया है, जिसे पर्यटन, रोजगार और राज्य की आर्थिकी के लिहाज से एक माइलस्टोन माना जा रहा है। फिर चाहे वो प्रोमा ग्रुप के साथ करार हो या ऊषा ब्रेको के साथ, दोनों ग्रुप राज्य में रोपवे के क्षेत्र में निवेश करेंगे, जिससे इको फ्रेंडली टूरिज्म को पंख लगेंगे। राज्य में दर्जनों स्थानों पर रोपवे पहले से प्रस्तावित है। कयान जेट ग्रुप के साथ औली, दयारा बुग्याल और मुंसियारी जैसे क्षेत्रों में स्किंगिंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने पर करार हुआ है, जिससे इन जगहों पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ जाएंगी। आगर ग्रुप लिथियम बैटरी की फैक्ट्री लगाएगा, जो कि भविष्य की जरूरत है। इससे रोजगार के साथ रेवेन्यू भी मिलेगा। वहीं भारत में महिंद्रा ग्रुप ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के साथ 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। महिंद्रा ग्रुप प्रदेश में 5 बड़े रिजॉर्ट्स में निवेश करेगा। प्रदेश के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे हमारा कर्टन रेजर के वक्त हमारा आईटीसी के साथ महिंद्रा ग्रुप और लोगों के साथ हमारे एमओयू साइन हुए थे। अच्छी बात ये भी है कि हम इको फ्रेंडली जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो और फायदेमंद होगा। जैसे पोमा कंपनी से हमारा रोपवे बनाने का करार हुआ है और इसी प्रकार दूसरी कंपनियों से करार हुआ है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ के पर्यावरण को देखते हुए वो सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 1 महीना और 20,000 करोड़ के निवेश का करार, इसके लिए लंबे समय से जमीन तैयार की जा रही थी। सरकार ने हाल के दिनों में जहां अपनी 27 पॉलिसी में सुधार किया, वहीं 3 नई पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है। अब दिल्ली समेत पूरे देश में 7 रोड शो होने हैं, जबकि खुद सीएम दुबई और अबू धाबी का दौरा करेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में। आज कोर्ट में मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान कोर्ट में अंकिता के माता पिता भी मौजूद रहे, साथ ही केस के तीनों आरोपी भी कोर्ट में ही मौजूद रहे। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पुष्पदीप और अंकिता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर पुष्पदीप से कई सवाल पूछे गए। साथ ही कोर्ट में इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि अंकिता पहले से परेशान थी। वहीं इस दौरान अंकिता की कुछ पर्सनल चैट पर भी पुष्पदीप से सवाल किए गए। कोर्ट में हुई बहस के बाद पुष्पदीप को फिर से 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। देखो, जो आज पुष्पदीप के जो बयान हुए उससे ये साबित होता है कि इन्होंने उसको मारा है और उसके बाद नहर में फेंका है। और दूसरा कि अभी इसके पूरे बयान अभी यहाँ पे दर्ज नहीं हुए हैं। जो इसके बयान होते दर्ज हुए, लेकिन क्रॉस मार्किंग चल रही है। जो जब उसकी नियुक्ति हुई थी 28 अगस्त को उसकी नियुक्ति हुई थी और ये 18 सितंबर तक हुई, उसके संबंध में इन्होंने चर्चा निकालनी थी। तो बहुचर्चित पुष्पांजलि इंफ्राटेक फ्लैट फ्रॉड मामले का आरोपी राजपाल वालिया बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ईडी और पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। आखिर कैसे हुई गिरफ्तारी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बहुचर्चित पुष्पांजलि इंफ्राटेक फ्लैट फ्रॉड मामले में 300 से ज्यादा लोगों का पैसा लेकर फरार हुआ दीपक मित्तल का सहयोगी राजपाल वालिया गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने नैनीताल से वालिया को पकड़ा। वहीं ईडी ने राजपाल वालिया की पत्नी शेफाली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसी की जमानत के सिलसिले में राजपाल इन दिनों नैनीताल में था। साल 2020 में बहुचर्चित पुष्पांजलि इंफ्राटेक फ्लैट फ्रॉड मामले में देहरादून के डालनवाला थाने में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में उस पर केस दर्ज है। इस पर 5 मुकदमे डालनवाला थाने में दर्ज हैं, जिसमें कि गैंगस्टर एक्ट का केस भी शामिल है। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुष्पांजलि जो बिल्डर्स करके कंपनी बनी थी, उसमें एक डायरेक्टर था और क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पैसे विक्टिम्स के गए थे वो इस कंपनी के अकाउंट में गए थे और उससे कुछ पैसा इसके अकाउंट में भी गया होगा। तो इस संबंध में जानकारी की जा रही है और जहाँ तक इसके अरेस्टिंग की बात है, क्योंकि इस पर 25,000 रुपये का इनाम था, इसलिए एसटीएफ ने इसको कल रात गिरफ्तार किया। हर दूसरे दिन अपना ठिकाना बदलना और रिश्तेदारों को भी दूसरे नंबर से कॉल करके संपर्क करना राजपाल वालिया की फितरत बन गई थी। लेकिन अब उम्मीद है कि राजपाल की गिरफ्तारी के बाद पुष्पांजलि फ्रॉड मामले में कई परतें खुलेंगी और कई राज से पर्दाफाश होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश आईडीपीएल में रह रहे लोगों को नोटिस जारी हुआ है। वीरभद्र में आईडीपीएल की जमीन पर बसे 1800 लोगों को नोटिस मिला है। आईडीपीएल फार्मा कंपनी की जमीन पर 2677 परिवार बसा है। आईडीपीएल को लीज पर दी गई थी रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन। आईडीपीएल बंद हो चुकी है, लीज भी हो चुकी है खत्म। अब अपनी जमीन वापस ले रहा है वन विभाग। लोगों को 3 अक्टूबर तक पक्ष रखने का समय भी दे दिया गया है। तो आईडीपीएल में रह रहे लोगों को नोटिस दिया गया है। आईडीपीएल को लीज पर दी थी। काशीपुर शहर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही नगर निगम की टीम जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और सभी व्यापारी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ नारेबाजी करने शुरू कर दिए और वहां धरने पर बैठ गए। इस बीच व्यापारी के विरोध को देखते हुए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम में मौजूद प्रशासन के अधिकारी नगर निगम वापस लौट गए। उत्तराखंड रोडवेज में कर्मचारियों ने 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उसके बाद 10 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर डग्गामारी को रोकने और नई बस खरीद के साथ ही मृतक आश्रितों को जल्द नौकरी देने की मांग शामिल है।
कर्मचारी कई बार शासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि नई बस मिलनी चाहिए। रिटायर हो चुकी बसें कभी भी हादसे का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन खटारा बसों में ही सवारियों को ढोने के लिए मजबूर हैं। वहीं अधिकारियों को कहना है कि कोई डग्गामारी नहीं हो रही है और कर्मचारियों की शिकायत पहले भी आई है, इसकी जांच की गई है। इस साल अब तक रोडवेज कर्मचारी 4 बार आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। 10 अक्टूबर की मध्य रात्रि से सुबह 11:30 बजे हमारा सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है और 10 तारीख की मध्य रात्रि से हमारा कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड में ना वो जाम ही हो जाएगा जब कार्य बहिष्कार पर रहेंगे सब। डग्गामारी जैसा कहा जा रहा है कि हो रही है, ऐसा नहीं है। बिना परमिट की गाड़ियां कभी चलती होंगी, इक्की दुक्की चल गई होंगी, उन पे बहुत भारी एक्शन लिया था डिपार्टमेंट ने पिछले 2 साल लगातार। कोविड के बाद पूरा दौर चला और इस तरह का कोई इस तरह सिस्टम नहीं चलने दिया गया कि अल्मोड़ा में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद विधायक मनोज तिवारी ने ग्रामीणों के साथ जल निगम की गेट का ताला तोड़ दिया और गेट को खोल दिया। दरअसल लोअर माल रोड सरकारी आली से लगे सैकड़ों ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता जल निगम कॉलोनी से जाता है, लेकिन वर्तमान अधीक्षक अभियंता ने गेट पर ताला लगा दिया था, जिससे गांव के लोगों का रास्ता बंद हो गया था। 100-150 मॉस यहाँ पर रहते हैं इस अधीक्षण अभियंता कार्यालय के नीचे, और जब ये विभाग का कार्यालय यहाँ पर नहीं था उससे पहले लोग यहाँ पर बसासत करते आ रहे हैं और इससे पूर्व भी कई अधीक्षण अभियंता रहे होंगे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, दुसाहस नहीं करा कि यहाँ पर इस गेट में ताला लगा जाए और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उनका एक ही मुख्य रास्ता है। रुद्रप्रयाग के गहड़ गांव में गुलदार ने एक 3 साल की बच्ची को घर से उठा लिया। जानकारी के मुताबिक 3 साल की बच्ची आंगन में खेल रही थी, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने झपटा मारकर बच्ची को उठा लिया। परिजनों के शोर मचाने के बाद गुलदार 200 मीटर दूर बच्ची को छोड़कर भाग गया। हालांकि तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। डीएफओ ने बताया कि घटना के बाद वन विभाग की टीम गुलदार पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगा चुकी है। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। और चलिए अब एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। जोशीमठ में कूड़े की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ वन विभाग और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बागेश्वर में बढ़ रहे सांप के काटने के मामले। पिछले 3 महीनों में 19 लोगों को सांप ने काटा, 2 लोगों की मौत हुई। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की 2 दिवसीय सेमिनार। देश के कई कृषि संस्थानों के वैज्ञानिक सेमिनार में पहुंचे। उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग 8 वाइब्रेंट विलेज के युवाओं को एडवेंचर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग से लेकर रिवर क्रॉसिंग के गुर सिखाए जाएंगे। नैनीताल के भवाली में शनिवार को नॉर्थ जोन जजों का बड़ा सम्मेलन है, जिसमें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हो रहे हैं। अल्मोड़ा में एसएसजे विश्वविद्यालय ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ एमओयू साइन किया। 5000 से अधिक स्टूडेंट्स का मेडिकल शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में 108 स्कूलों को हिंदी और साहित्य की पुस्तकें भेंट की गई हैं। सांसद तीरथ सिंह रावत हिंदी भाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए विशेष पुस्तक वितरण एवं सम्मान समारोह अभियान चला रहे हैं। टिहरी में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आईएचएम संस्था ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी का संदेश दिया। डैम की झील से सटे मदन नेगी क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी अब विस्थापन की मांग शुरू कर दी है और आंदोलन की चेतावनी दी।
बागेश्वर में अवैध खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है और रजिस्ट्रार जुडिशियल को आदेश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दे। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दिल्ली दौरे पर हैं और रितु खंडूरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनके आवास पर मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीएल संतोष से जब रितु खंडूरी मिलने गई और मुलाकात भी की बीएल संतोष से। दिल्ली के दौरे पर हैं रितु खंडूरी और बीएल संतोष से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठन को धार देनी शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही हाल ही में बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई है। बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी। हम 2000 से चुनाव हारे हैं, तैयारी पूरी है। हम अपने बूथ लेवल पे उस पर हम अपनी मजबूती पर लगे हुए हैं, लगातार उसको कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने 5 लोकसभा सीट को लेकर सम्मेलन पूरे कर लिए हैं। श्रीनगर में गढ़वाल सीट का सम्मेलन करने के बाद देहरादून आए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब 5 सीटों के सम्मेलन पूरे हो गए हैं। न सिर्फ लोकसभा सीट बल्कि संगठन को लेकर भी पार्टी को मजबूत किया गया है। वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए इस पर काम किया जा रहा है जिससे सभी लोकसभा सीटों पर जीत मिलेगी। हर पेज पर एक अपने पन्ना प्रमुख करके कार्यकर्ता का नाम तय करना है। तय ही नहीं करना है, उसके मोबाइल नंबर के बाद सरल ऐप के माध्यम से हम उसको रजिस्टर करें, OTP के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। तो एक संगठन टीम बूथ स्तर तक की हमारी 20 से 25 कार्यकर्ताओं की बन जाए, इसकी रचना में बनाई है। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए बढ़ाए गए शुल्क का विरोध जारी है। वहीं अब जिप्सी संचालकों ने 1 और 2 अक्टूबर को सफारी बंद रखने का फैसला लिया है। दरअसल नए शासनादेश के मुताबिक पार्क में 4 घंटे की सफारी के लिए एंट्री फीस बढ़ाई गई है। जहां पहले डे विजिट में पर्यटकों को पार्क में एंट्री के लिए 1080 रुपए खर्च करने होते थे, वो अब बढ़कर 3500 से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसका विरोध जिप्सी संचालक कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी एंट्री फीस बढ़ाकर कॉर्बेट प्रशासन उत्तराखंड के नागरिकों के लिए यहां के गेट हमेशा के लिए बंद कर रहा है। इसीलिए उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर को जिप्सी संचालन ठप करने का मन बनाया है। और हमने 1 और 2 तारीख को जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना और ढेला जोन में पर्यटन की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी जिप्सियां वगैरह जाती है, हमने उसको पूर्ण रूप से बंद किया है। सभी की सहमति से यह कार्य हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में चल रही जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने सरकार और मुख्य वन संरक्षक के साथ निदेशक कॉर्बेट पार्क को नोटिस जारी किया है, जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे मामले में धांधली दिख रही है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023 से 24 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसको कई जिप्सी चालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। अब कोर्ट इस मामले में 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था। सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है। पौड़ी पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान सैंपल कलेक्शन से लेकर अन्य कई अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं, जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने सीएमओ पौड़ी और सीएमएस को हर महीने अस्पताल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए और साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी अस्पताल का फीडबैक लिया। इस दौरान सचिव ने कहा कि डेंगू की रोकथाम की कोशिश लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा
कि महाअभियान चलाकर डेंगू का लार्वा भी खोजा जा रहा है और नगर निगम, नगर पालिका हर रोज फॉगिंग भी कर रही है। चंपावत में काली नदी में चल रही 3 दिनों की राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरी हो गई है। प्रतियोगिता में देश भर से चुनिंदा साहसिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। समापन समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले साहसिक खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया, जबकि आर्मी के बैंड ने इस मौके पर और भी ज्यादा यादगार पल बना दिया। 3 दिवसीय राफ्टिंग प्रतियोगिता में पहले दिन 13 किलोमीटर की मैराथन राफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। पुरुष वर्ग में रियल एडवेंचर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। बीएसएफ की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि महिला वर्ग में बीएसएफ की टीम चैंपियन रही। दूसरे स्थान पर रियल एडवेंचर की टीम रही। एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो हमारे उत्तराखंड का, और यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो है काफ़ी संभावना है, चाहे वो एक्वा स्पोर्ट्स है, चाहे ग्लाइडिंग है। स्थापित करने चाहिए जो लोकल हैं यहाँ के, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको जो है उजागर करना चाहिए। और बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष के अवसर पर तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ा है। पहले ही दिन हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम में पितृ तर्पण के लिए तीर्थयात्री पहुंचे। ब्रह्म कपाल में पितृ तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों को बद्रीनाथ धाम में तर्पण देते हैं, उनको दूसरी जगह तर्पण देने की आवश्यकता नहीं होती। गंगा के तट पर दिव्य ब्रह्म कपाल क्षेत्र, यहाँ पर जो है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है। यहाँ 21 पीढ़ियों तक का जो है पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसा ये दिव्य धाम है। बोल भगवान बद्री विशाल की। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।